Hi everyone, this is Akash Verma, and in this video I am going to discuss about the GPAT 2022 डेट announcement. तो डेट अनाउंस हो चुकी है और वो डेट है क्या? 9 अप्रैल। तो हम एज्यूम कर रहे थे कि 21 22 जो कि लास्ट डेट रहेगा, आप चेक कर लेना सबमिशन के लिए। तो उसके बाद एक हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते के अंदर डेट आनी ही है। तो वो 9 अप्रैल रखी है एनटी वालों ने। उसके एक वीक पहले आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो एडमिट कार्ड कब आता है, और वो चेक करने के लिए ये वेबसाइट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको रेगुलर चेक करते रहना। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लिखी है वो है टाइम। टाइम गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, बिकॉज हर साल एग्ज़ाम जो होता था वो 2 से 5 के बीच में होता था। अब इस साल पूरा गेम ही चेंज हो गया। टाइम क्या है? 9 से 12। यार इतने में तो आधे बच्चे सो के नहीं उठते हैं। तो उठना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन पहले उठ के काम चला लूंगा, तो आप उठ तो जाओगे, लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 7 AM 8 AM, इतना भी कर लोगे तो चल जाएगा। और उस समय के बीच में आपको क्या करना है? MCQ लगाने हैं। क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल को जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होगे ना, तो वहाँ पे आपको बुक्स रीड करने के नहीं देंगे, आपको वहाँ MCQ सॉल्व करने को मिलेगा। तो आपको आदत डालनी है अभी 20-25 दिन में, कि आपको रोज़ 9 से 12 बजे तक MCQ ही सॉल्व करने हैं, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में जब जाते हो तो आप MCQ सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाओ, या फिर उस चीज़ से रिलेट कर पाओ, या कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में। इस एग्ज़ाम से एंट्री होगी मास्टर्स प्रोग्राम में, तो ये बात तो सबको क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो एनटी वालों को, एंड देयर ईमेल आईडी इज़ मेंशन्ड हियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी आएगी, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद भी क्वेरीज आती हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, तो आप इस पे उनको ईमेल कर सकते हो। नाउ दिस इज स्लाइड विच आई टुक इन द लाइव सेशन दैट आई डिड लाइक 2 दिन पहले ही मैंने एक लाइव सेशन लिया था, और मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दोज आर कनेक्टेड टू मी, उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों ने लाइव सेशन लिया था, काफ़ी सारे बच्चों का लाइव सेशन रह गया था। तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। देखो अभी काफ़ी कम दिन रह गए, 20+ डेज ही हैं। तो थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन आपको हो रही होगी, लेकिन पैनिक करना नहीं, क्योंकि पैनिक से ना परफॉर्मेंस ही नीचे जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो ब्रेक्स में पढ़ो। ब्रेक्स मतलब 1 आवर मैंने पढ़ा, और मैंने 20 मिनट का ब्रेक लिया, ताकि ब्रेन को रिफ्रेशमेंट मिल गई। अब इस 20 मिनट में आप क्या करते हो, वो आपके ऊपर है। जब भी आप कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोफार्मास्यूटिक्स, जो कॉन्सेप्चुअल होती है, उस समय भाई फ़ोन को ना दूर ही रखना। ठीक है? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस होती है। अभी जैसे मैं बताऊँ, अगर मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, और इसी दौरान मेरे फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं, तो क्या मैं वो प्रोडक्टिविटी शो कर पाऊंगा? नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं, अपने फ़ोन को दूर रखें। फॉलो हेल्दी डाइट। नाउ हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी जनरली इग्नोर दीज थिंग्स, लेकिन हेल्दी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ट्राई टू ईट मोर फ्रूट्स एंड ऑल्सो almonds, कैश्यूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजू बादाम खाते रहो। ठीक है? डोंट कंपेयर योर सेल्फ, लाइक मैनी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो देखेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो आ रहा है, मॉक टेस्ट के अंदर 2 आ रहा है, उनके काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? तो यार कंपेयर मत करो, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी उस चीज़ पे पहुंचने के लिए। अगर आपको कंपेयर करना है ना किसी से, तो अपने आप से ही करो, कि भाई डे 1 जो है और डे 2 की जो जर्नी है, इस बीच मैंने क्या सीखा? क्या मैंने कुछ सीखा भी? क्या वो पॉजिटिव ग्रोथ थी, या फिर मैं नेगेटिव ग्रोथ पे गया, मतलब मैंने दिन वेस्ट कर दिया? तो ये आपको अपने आप से कंपेयर करना है, ना कि दूसरों से। स्टे एक्टिव एवरीडे, काफ़ी क्लियर है। व्हेन टायर्ड टेक ब्रेक्स, तो जो पहला और छठा पॉइंट है सेम है। लास्ट ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट ईयर पेपर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम से कम हर बच्चे को 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। इट डजेंट मैटर जी पैट है, नाइपर है, नीट है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं ना यार, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट अगर आप हो, तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है।
ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको लग रहा है कि आज मेरा बुरा दिन है, तो उस दिन क्या करो, कुछ घंटे मत पढ़ो या पूरे दिन मत पढ़ो, अगले दिन उसको कंपनसेट कर देना। मतलब अगर आपका मूड खराब है या बुरा दिन चल रहा है तो 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन फिर अपने आप को प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट दिन मैं उसको कंपनसेट करूँगा और मैं 8 आवर्स करूँगा ही करूँगा। कभी-कभार होता है कि दिन बुरा रहता है और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि हर दिन जैसा नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, क्योंकि टाइम अब कम है, तो आपको हर दिन थोड़ा-थोड़ा करते रहना पड़ेगा। रिमेनिंग डेज़ 26, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तब 23 या 24 डेज़ रह रहे होंगे। तो जब मैंने लाइव सेशन लिया था तो उस दिन 26 डेज़ थे। तो ये डेज़ आपको ऐसे देखने हैं कि भई मेरे पास 23 करोड़ रुपीज़ है, ये 26 करोड़ रुपीज़ है जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पर, और आपको हर दिन 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी है कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरी जगह आप ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, तो कहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स उनसे मिलेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले उन टॉपिक्स को करो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। Now these are the very important points that I took in the live session, जहाँ पर मैंने बताया था कि ये चीज़ें तो मिस करनी नहीं है। बोलते हैं ना कि डू और डाई टॉपिक समथिंग लाइक दैट। तो डू और डाई टॉपिक्स आपके लिए ये है कि भाई इनको तो करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशंस करके जानी है। फार्माकोलॉजी की ड्रग ऑफ चॉइस टेबल्स, हर एक डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। हो सकता है कि एक ड्रग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता हो, लेकिन वो पूछता नहीं एग्जाम में, तो फ़ायदा क्या पढ़ने का? आप पढ़ो ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्यूट एस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपके मुंह पे नाम आएगा साल्बुटामॉल। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रग इंटरेक्शंस की एक टेबल है, जनरल फार्माकोलॉजी। बुक का नाम मैं बता देता हूँ, बुक का नाम है स्पर्श गुप्ता। अब ये इंपॉर्टेंट बुक है काफ़ी, और इसको आप रेफर कर सकते हो। पूरा नाम है स्पर्श गुप्ता रिव्यू फार्माकोलॉजी। वो टेबल देख लेना। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ की टेबल्स जो आती हैं, हॉसनस रेशियो, कास्ट कंप्रेसिबिलिटी की टेबल रहती है, और एंगल वी पोस्ट सॉलिबिलिटी वैल्यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सिपियंट्स फ्रॉम सूटेक्स, एक्सिपियंट्स बोले तो डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, एंटी एथेरेंस। तो ये जो एक्सिपियंट्स रहते हैं ना, जो खासकर यूज़ होते हैं टैबलेट्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सूटेक्स के अंदर जो ये टॉपिक है ना, टैबलेट कैप्सूल, ये तो हर साल पूछा जाता है, तो उसको आप देख लेना और उसको पढ़ लेना अच्छे से। नेम रिएक्शन हर साल मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 आती ही आती है। तो भाई 4 नंबर या 8 नंबर बोले तो मिल रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है नेम रिएक्शन याद करना, लेकिन अगर आप 10 बार उसको रिवाइज कर लोगे, 10-12 बार, तो हो जाएगा काम। ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता क्या है, आपके इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स, ये भी बहुत पूछा जाता है। एनालिसिस की टेबल्स, जैसे आईआर इंटरप्रिटेशन रेंज क्या होती है, जैसे कि कार्बोनिल केमिस्ट्री, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इनफैक्ट सॉरी, तो उसके अंदर 1600-1700 के आसपास रहता है वो। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है, वो आप रीड कर लेना बुक कौन सी यूज़ करनी है एनालिसिस के लिए। पावियो यूज़ कर सकते हो या फिर वाई आर शर्मा। तो आई आर इंटरप्रिटेशन वैल्यूज़ रटी होनी चाहिए। एनएमआर के अंदर डेल्टा वैल्यूज़, दैट इज केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़, चाहे वो हाइड्रोजन वाली हो या फिर कार्बन वाली हो, दोनों आपको आनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे वुडवर्ड फिशर रूल्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, सिंगल रिंग हो गई या फिर हेटेरो रिंग्स हो गई, तो वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। इनसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और अगर वो मिस कर जाओगे तो आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, फिर फार्माकोगनोसी एंड बायोकेमिस्ट्री केमिकल टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल केमिकल टेस्ट आता है, ये बात सबको पता है, तो इसको मिस क्यों करना है, इसको मिस क्यों करना। कॉजेटिव एजेंट्स, मतलब कि कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो भाई इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? जैसे मैं बोलूँ अगर ट्यूबरक्लोसिस, तो उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिमिलरली लेप्रोसी का भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सिफिलिस ट्रिपोना पैलिडम। तो ये कॉजेटिव एजेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में से
ऑटोक्लेव और स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, हर साल ये क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये चीज़ ट्रेंड में आई है 4-5 साल से स्टेरिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो आ रहा है। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन हाँ ईजी है, कर लेना, अगर आ गया तो 4 नंबर आपके। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एक न्यूमेरिकल आया था। और आपको फंडा क्लियर होना चाहिए हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ का, ठीक है। अगर नहीं आता तो बुक खोल लो, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, इनसे 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं कि भाई मैं 40 नंबर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि 40 नंबर तो मेरे यहाँ से बनने वाले हैं। 40 नंबर क्यों छोड़ना, 40 नंबर में आपकी रैंक बन जाएगी, 40 नंबर में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप मैं अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी हमने हाल ही में अपना ऐप लॉन्च करा है, तो इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट फ्री मॉक टेस्ट्स, then you can contact me on the given number in the description box. तब तक के लिए टेक केयर, बाय।